को मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम देव प्रकाश है और उनके साथ एक खलासी भी है जिसका नाम रघु है। तो अब मैं आपको ये कहानी देव प्रकाश के नजरिए से सुनाने वाला हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देव प्रकाश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में मुझे इस काम का अच्छा खासा अनुभव हो गया है। मेरे पिताजी भी पहले ट्रक चलाते थे, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके गुजर जाने के बाद हमारे परिवार की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि घर का पूरा खर्च वहीं चलाते थे। जब मेरे पिताजी की मौत हुई तब मैं सिर्फ 17 साल का था। हमारे परिवार में मेरी माँ, मेरी 2 बहनें और मैं ही थे। पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। घर का गुजारा चलाने के लिए अब मुझे किसी काम की सख्त जरूरत थी। मैंने एक दुकान पर काम करना शुरू किया, लेकिन वहां से इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च सही से चल सके। मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। लगभग 2 साल तक मैंने उसी दुकान पर काम किया, लेकिन जब गुजारा और भी मुश्किल होने लगा तो मैंने किसी और काम की तलाश शुरू कर दी। फिर एक दिन पिताजी के एक पुराने दोस्त उस दुकान पर आते हैं जहां मैं काम करता था। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें अपने घर की हालत बताई और फिर मैं उन्हें कहता हूं, मेरे घर का गुजारा काफी मुश्किल से हो रहा है। अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाए जिससे मेरा परिवार ठीक से चल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, छोटे मोटे काम तो बहुत हैं जो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूं, लेकिन उनसे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। हाँ, एक काम है जिससे तुम्हारी फैमिली का गुजारा अच्छे से हो सकता है। उनके मुंह से ये सुनते ही मैं उत्सुकता से पूछ बैठा, क्या काम है अंकल, बताइए। पहले तो वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वही काम जो तुम्हारे पिताजी करते थे, ट्रक चलाने का काम। और फिर उन्होंने कहा, यही एक ऐसा काम है जिससे तुम्हारा घर अच्छे से चल सकता है। ये कहकर वो चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी माँ कभी भी इस काम के लिए हाँ नहीं कहेंगी। आखिर पापा की मौत भी ट्रक एक्सीडेंट में ही हुई थी। लेकिन मुझे बचपन से ही ट्रक चलाने का शौक था। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती, मैं पिताजी के साथ ट्रक में दूर दूर तक सफर करता। कई बार मैंने उनसे ट्रक चलाने की जिद भी की थी, लेकिन वो हमेशा टाल देते थे। अब ये सिर्फ शौक नहीं, मजबूरी बन चुका था। मैंने माँ से संकोच करते हुए इस बारे में बात की और ठीक वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ मुझसे कहती हैं, कोई भी काम कर ले बेटा, लेकिन ट्रक मत चला। माँ ने सख्ती से मना कर दिया। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो आज भी पिताजी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने रोज माँ को समझाने की कोशिश की और फिर मैं उनसे कहता हूँ, माँ, घर का गुजारा करने में काफी मुश्किल हो रही है और फिर आपको तो पता ही है ये काम हमारे लिए कितना जरूरी है। धीरे धीरे काफी कोशिशों के बाद माँ ना चाहते हुए भी मान जाती है। माँ की इजाजत मिलने के बाद मैंने सबसे पहले खलासी का काम शुरू किया। कुछ समय तक ट्रक के साथ सफर किया, फिर धीरे धीरे सीखने लगा। जब पूरी तरह ट्रक चलाना सीख गया तो मैंने एक ड्राइवर के तौर पर काम शुरू कर दिया। अब घर का गुजारा आराम से चलने लगा था, लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस काम को मैंने मजबूरी में अपनाया है वही आगे चलकर मेरे लिए एक डरावनी हकीकत बन जाएगा। एक ऐसी हकीकत जिससे मैं अनजान था। अब मैं आपको उस दिन की बात सुनाता हूं जिस रात मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जिसे याद करके आज भी मैं सहम जाता हूं और अभी भी आपको सुनाते सुनाते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात आज से 7 साल पहले की है, जब मैं रोज की तरह अपने ट्रक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह माल डिलीवर करने जा रहा था। मुझे हमेशा की तरह रास्ते की लंबाई और हालात की चिंता थी, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग का काम आसान नहीं होता। लेकिन इस बार एक खास बात थी। मुझे ये माल राजस्थान से गुजरात पहुंचाना था
और वो भी अगले दिन सुबह तक, जिसमें समय बहुत कम था। मेरे साथ मेरा खलासी रघु भी था, जो एक बहुत ही होशियार और मेहनती इंसान था। हम दोनों के बीच की दोस्ती भी बहुत पुरानी थी और इस सफर में उसका साथ हमेशा भरोसेमंद होता था। लेकिन रघु की एक आदत थी जो मुझे ठीक नहीं लगती थी। वो सफर के दौरान बार बार ट्रक को रुकवाता था, कभी किसी वजह से तो कभी बिना किसी खास कारण के। वो हमेशा यही कहता रहता था, उस्ताद, आराम से सफर करना चाहिए, जल्दबाजी में क्या रखा है। इसलिए जब भी वो ट्रक को रुकवाता मुझे थोड़ा चिढ़ महसूस होती थी, क्योंकि मुझे माल को समय पर पहुंचाना होता था और काफी बार उसकी वजह से मुझे माल पहुंचाने में देरी हो जाती थी। फिर भी वो बार बार वही बात करता और ट्रक रुकवाता, जिससे मुझे कुछ असहज सा लगता था। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन उसकी आदत को जानते हुए भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता था। उसके बाद हम अपने सफर पर निकल जाते हैं। दोपहर के करीब 3 बजे हम राजस्थान से माल लाद कर रवाना हो जाते हैं। गर्मी के कारण सड़कें तप रही होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने पर होता है। उसके बाद हम दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सफर अच्छा जा रहा था। सफर में हम दोनों काफी हंसी मजाक करते हैं। कभी पुरानी यादें ताजा कर लेते तो कभी यहां वहां की बातें छेड़ देते। माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा लग रहा था, जैसे ये सफर हमें सिर्फ खुशी देने के लिए ही बना हो। लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जितना हम हंस रहे हैं, ये सफर आगे चलकर उतना ही हम पर भारी पड़ने वाला है। मुझे काफी देर हो गई थी ट्रक चलाते चलाते। अब काफी देर तक ट्रक चलाने के बाद मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, बहुत जोरों की भूख लगी है, किसी ढाबे के बाहर अपने ट्रक को रोक लेना ताकि हम खाना खा सकें। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं और फिर उसे कहता हूं, कोई बात नहीं रघु, जैसे ही मुझे कोई ढाबा नजर आएगा मैं ट्रक को उस तरफ कर लूंगा और फिर हम खाना खा लेंगे। रघु ने लंबी सांस ली और सामने की तरफ देखने लगा, शायद इस उम्मीद में कि कोई ढाबा जल्दी ही नजर आ जाए। एक और बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे खलासी रघु को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। हालांकि उसने माल लोड करने से पहले ठीक से खाना खा लिया था, लेकिन अब फिर से उसे भूख लग गई थी। घड़ी देखी तो रात के ठीक 8 बज चुके थे। भूख तो अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, हमें सफर जल्दी पूरा करना था। मैं चाहता था कि रात का खाना जल्द से जल्द खा लें, ताकि रास्ते में बार बार रुकने की जरूरत न पड़े। माल को कल समय पर पहुंचाना बेहद जरूरी था और मैं किसी भी हाल में देरी नहीं चाहता था। उसके बाद मैं ट्रक चलाता रहता हूं। अब कुछ किलोमीटर और आगे चलने के बाद मुझे एक ढाबा नजर आता है। ढाबे को देखते ही मैं अपने खलासी रघु से कहता हूं, वो देख रघु, ढाबा मिल गया है, चल खाना खाते हैं। ढाबे को देखकर रघु काफी खुश हो जाता है। उसके बाद मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की तरफ ले जाता हूं और फिर ढाबे की पार्किंग में ट्रक को लगा लेता हूं। हालांकि मेरे ट्रक के अलावा दूसरे ट्रक भी उस ढाबे की पार्किंग में खड़े थे। ढाबे के बाहर काफी बेंच और कुर्सियां लगी हुई थीं और हमारे अलावा काफी लोग वहां खाना खाने आए थे। शायद हमारी तरह उनमें से बहुत से लोग ट्रक ड्राइवर थे, जो अपने ट्रक को साइड में लगाकर खाना खाने आए थे। ढाबे में ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैं और मेरा खलासी रघु साइड में एक बेंच पर बैठ जाते हैं, ताकि थोड़ी भीड़ कम हो और हम भी खाना खा सकें। जिस वक्त हम खाना खाने आए थे, उस वक्त कई ढाबों पर ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उस समय बहुत से ट्रक ड्राइवर अपने रात के खाने के लिए रुकते हैं। उसके बाद उन्हें अपना सफर पूरा करना होता है और आज इस ढाबे पर इतनी भीड़ होने की यही वजह थी। ढाबा उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता होगा, तभी तो इस ढाबे पर इतनी भीड़ थी। अब काफी देर इंतजार करने के बाद हम दोनों भी वहां से उठकर सामने की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फिर खाने का ऑर्डर देते हैं। फिर कुछ मिनट बाद खाना आ जाता है। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वही होता है, मतलब कि खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। हम दोनों को खाना खाते हुए बहुत मजा आ रहा था। एक तो हमें भूख भी लगी थी और ऊपर से खाना काफी टेस्टी भी था। उसके बाद हम दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। खाना खाने के बाद हम कुछ देर उसी ढाबे के साइड में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। बेंच पर बैठे बैठे मैं देखता हूं कि सामने की तरफ जो ड्राइवर खाना खाने बैठे थे, वो काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी ड्राइविंग के किस्से सुना रहे थे। मैं और मेरा खलासी बेंच पर बैठकर उनकी बातों को सुन रहे थे।
वो सभी ट्रक ड्राइवर यही बात कर रहे थे कि हमें हर मंजिल के रास्ते का शॉर्टकट मालूम है। कोई कहता मुझे इतने शॉर्टकट मालूम हैं, तो कोई कहता मुझे तुमसे ज्यादा पता है। उनकी बातों को हम दोनों काफी ध्यान से सुन रहे थे। तभी साइड में बैठा एक ट्रक ड्राइवर उन दूसरे ड्राइवरों से कहता है, मुझे हर रूट के शॉर्टकट्स पता है। और वो ये भी कहता है, तुम सबकी इतनी उम्र भी नहीं हुई जितने साल मैंने ट्रक चलाया है। जो ड्राइवर ये बात कर रहा था, उन सब ड्राइवरों में उसकी उम्र ज्यादा थी। उसके बाद उन सब की बातें खत्म हो जाती हैं। मतलब वो अपना खाना खाने के बाद वहां से उठकर अपने ट्रकों में चढ़ जाते हैं। लेकिन एक ड्राइवर अभी भी उस ढाबे में बैठकर खाना खा रहा था, और ये वही ड्राइवर था जो उन सब ड्राइवरों को ये कह रहा था कि मुझे हर रूट के शॉर्टकट्स पता है, और जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई उतने साल मैंने ट्रक चलाया है। मतलब कि मैं उसी ड्राइवर की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र उन दूसरे ड्राइवरों से ज्यादा थी। अब उसे वहां अकेले बैठा देख मैं उसके पास जाता हूं और उसे कहता हूं, बाबा, आप इस उम्र में भी ट्रक चला रहे हो, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। तो मेरी बात सुनकर वो अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर थोड़ा मुस्कुराया और कहता है, बेटा, मुझे 35 साल से ज्यादा हो गए हैं ट्रक चलाते। जब तक मुझ में हिम्मत रहेगी मैं चलाऊंगा। उसके बाद मैं उससे कहता हूं, बाबा, आपके बच्चे आपको इस उम्र में भी ये काम करने देते हैं? तो वो बूढ़ा ड्राइवर थोड़ी दुखी आवाज में मुझसे कहता है, बेटा, मेरा एक ही लड़का था, उसकी कुछ साल पहले मौत हो गई है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के सिर से उनके बाप का साया तो चला गया, लेकिन उनकी परवरिश के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। उसके बाद वो बूढ़ा ड्राइवर मुझसे कहता है, मैंने ये ट्रक ड्राइवर वाला काम छोड़ दिया था, लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद मुझे वापस से इस काम को करना पड़ रहा है। जब तक ऊपर वाले ने हिम्मत दी, मैं कोशिश करूंगा ट्रक को चलाने की। उसके बाद भगवान जाने। उसकी बात सुनकर मैं काफी भावुक हो जाता हूं। फिर मैं उससे कहता हूं, बाबा, भगवान आपके परिवार को खुश रखे और आपको हिम्मत दे। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके उस अधेड़ उम्र के ट्रक ड्राइवर से पूछता हूं, बाबा, आप कुछ देर पहले उन दूसरे ड्राइवरों से कुछ बोल रहे थे कि आपको हर तरफ के रूट्स के शॉर्टकट्स पता हैं। क्या सच में बाबा आपको पता है? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर मुझसे कहते हैं, हाँ, मुझे लगभग सारे शॉर्टकट्स पता हैं, क्योंकि इन 35 सालों में मैंने हर रूट पर अपने ट्रक को चलाया है। मैं हर रास्ते से गुजरा हूं, चाहे जंगल का रास्ता हो या कोई और रास्ता। काफी शॉर्टकट रास्ते मुझे मालूम हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं, बाबा, अगर आपको सभी रास्तों के बारे में इतना पता है, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट बता सकते हैं जिससे मैं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाऊं? मेरी बात सुनकर वो पहले तो कुछ देर चुप रहते हैं और फिर मुझसे कहते हैं, तुम कहां जा रहे हो? उसके बाद मैं उन्हें अपनी मंजिल के बारे में बताता हूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहते हैं, बेटा, कभी कभी लंबा सफर भी अच्छा होता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब कभी उन पर गुजरो तो इंसान काफी पछताता है और फिर उसको वक्त हाथ नहीं लगता। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वही रास्ता ठीक है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं, बाबा, क्या जहां मैं जा रहा हूं उस तरफ के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है? मेरे काफी बार पूछने पर वो ट्रक ड्राइवर मुझे बताता है, एक रास्ता है जिससे तुम अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंच सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि क्या सच में ऐसा कोई शॉर्टकट है जिससे मैं 2 घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं उस ड्राइवर से पूछता हूं, बाबा, वो शॉर्टकट किस तरफ है? मेरी बात सुनकर वो ट्रक ड्राइवर मुझे उस शॉर्टकट के बारे में बोलने से मना कर देता है और मुझसे कहता है, अगर दिन के वक्त तुम मुझसे पूछते तो शायद मैं तुम्हें बता भी देता, लेकिन इस वक्त उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा क्लासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, अगर वो मना कर रहे हैं तो क्यों जिद पर अड़े हो? चलो ना, जो रास्ता हमको मालूम है उसी पर चलते हैं। उसके बाद मैं अपने क्लासी रघु से कहता हूं, तुमको पता है, अगर हम अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंचे तो हम कितना डीजल बचा सकते हैं? हमारा काफी फायदा होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा लालच में आ गया था अपने फायदे को लेकर। उसके बाद मैं अपने खलासी को चुप रहने के लिए बोलता हूं और फिर मैं उस अधेड़ उम्र के ट्रक ड्राइवर से कहता हूं, ठीक है बाबा, इस वक्त मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन उस शॉर्टकट का पता तो बता दो,
क्योंकि जब कभी भी मुझे दिन के वक्त निकलना पड़े तो मैं उस तरफ से जा सकूं। मेरी बात को सुनकर वो ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरफ नहीं जाओगे और तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो बता देता हूं। फिर वो ड्राइवर मुझसे कहता है, यहां से 5 किलोमीटर दूर तुम्हें एक सड़क दिखेगी जो कि हाईवे के साइड की तरफ होगी। बस वही है वो शॉर्टकट रास्ता जहां से तुम 2 घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। उस सड़क पर जाने से पहले तुम्हें एक बोर्ड भी नजर आएगा। तुम जैसे ही उस बोर्ड को देखोगे समझ जाना कि वही रास्ता है, और वो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान है। दिन के वक्त भी वो सड़क काफी सुनसान नजर आती है। उनकी बात सुनकर मैं उस ड्राइवर का शुक्रिया करता हूं और फिर मैं अपने ट्रक की तरफ निकलता हूं। अभी मैंने अपने ट्रक की तरफ 2 से 4 कदम दिए ही थे कि वो ट्रक ड्राइवर मुझे पीछे से आवाज देता है और मुझसे कहता है, गलती से भी रात के वक्त उस रास्ते पर मत जाना। उसकी ये बात सुनकर मेरा खलासी रघु उससे कहता है, बाबा आखिर बताओगे भी कि रात के वक्त उस रास्ते पर क्यों नहीं जाना चाहिए? तो वो आदमी रघु से कहता है, जितना मैंने तुम लोगों से कहा है उतना याद रखना, बाकी इस बात को छोड़ो। उसके बाद हम दोनों अपने ट्रक में बैठ जाते हैं और अपने सफर की ओर बढ़ते हैं। हमने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे की ओर बढ़ने लगे। अब कुछ देर में हम 5 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेते हैं। जैसे ही हम 5 किलोमीटर उस हाईवे पर चले, हमें हाईवे के साइड में एक सड़क नजर आती है। शायद ये वही शॉर्टकट रास्ता था जो उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया था। उस रास्ते को देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं और अपने खलासी से कहता हूं, देख रघु, हमें शॉर्टकट रास्ता मिल गया है और इस रास्ते की मदद से हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। साथ ही हमारे डीजल की भी बचत होगी। उसके बाद मैं अपने ट्रक को उस रास्ते की तरफ मोड़ लेता हूं। जैसे ही मैं ट्रक को उस रास्ते की ओर मोड़ता हूं, मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद एक बार अभी भी सोच लो, याद है ना उस बूढ़े ड्राइवर ने क्या कहा था? रात के वक्त ये रास्ता ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है उस्ताद, एक बार सोच लो। वैसे भी हमें इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कि ये आगे कैसा है। रघु की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, रास्ता ठीक ही होगा। तभी तो वो ड्राइवर हमसे कह रहा था कि दिन के वक्त ये रास्ता सही है, मतलब दिन में इस तरफ काफी गाड़ियां चलती होंगी। मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद लेकिन रात को तो नहीं चलती ना कोई गाड़ी? तो मैं उसे जवाब देता हूं, तुझे कैसे पता कि नहीं चलती? हो सकता है चलती भी हो। वैसे भी वो बूढ़ा ड्राइवर कौन सा रात में यहाँ आकर देखता है कि इस रास्ते पर कौन चलता है और कौन नहीं। तू टेंशन मत ले, आराम से बैठ। उसके बाद हम उस रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही हम उस रास्ते के अंदर जाते हैं, हमें एक बोर्ड नजर आता है। उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। उस बोर्ड के ऊपर की तरफ कोई चेतावनी लिखी हुई थी, क्योंकि जब मैंने अपने ट्रक को वहां से निकाला तो चलते चलते मैंने देखा कि उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ चेतावनी लिखी हुई थी। बाकी उस बोर्ड पर जो लिखा था वो छोटे छोटे अक्षरों में था, जो पढ़ने में नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने उस बोर्ड को देखकर ट्रक को रोका नहीं, बस चलते चलते थोड़ा सा देखा था। उस बोर्ड को मेरे खलासी ने भी देखा और वो मुझसे कहता है, उस्ताद आपने देखा उस बोर्ड पर कोई चेतावनी लिखी हुई थी? उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, हाँ मैंने भी देखा था, कोई चेतावनी थी, लेकिन हो सकता है उस पर यही लिखा हो कि लुटेरों से सावधान रहें। इसके अलावा और क्या ही चेतावनी हो सकती है? फिर मैं उसे यह भी कहता हूं, तभी तो वो बूढ़ा ड्राइवर हमें रात के लिए इस रास्ते पर जाने से मना कर रहा था। लेकिन तू टेंशन मत ले, हम ट्रक को कहीं भी नहीं रोकेंगे जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। हम नहीं रुकेंगे। उसके बाद हम उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम उस रास्ते के काफी अंदर आ चुके थे। जैसे जैसे हम उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। सड़क के दोनों किनारे घना जंगल फैला हुआ था, जिसकी काली परछाइयां हमारे ट्रक की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हमारे ट्रक का इंजन और टायरों की आवाज ही उस सन्नाटे को भंग कर रही थी। रास्ता इतना वीरान था कि वहां हमारी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में अजीब अजीब शक्लें बना रही थी, मानो कोई छुपकर हमें देख रहा हो। माहौल में एक अजीब सा बोझिलपन था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता किसी अनजान डर से भरा हुआ हो। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे,
जिसकी वजह से चांद की हल्की फुल्की रोशनी भी सड़क तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर सिर्फ घना काला अंधेरा था, जिसे चीरने की कोशिश सिर्फ हमारे ट्रक की हेडलाइट कर रही थी। लेकिन वो रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी, मानो अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। रास्ता पूरी तरह से संकरा और अकेला था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क हमें किसी अनजाने खतरे की तरफ ले जा रही हो। ट्रक के शीशे से बाहर झांकने पर केवल घुप अंधकार और लहराते पेड़ों की डरावनी छायाएं ही दिख रही थीं। उस माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी हमारे आसपास हो। रास्ते को देखकर मेरा खलासी मुझसे कहता है, उस्ताद, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा। मुझे तो इस रास्ते को देखकर डर लग रहा है, कहीं हम भटक ना जाएं। उस्ताद, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रघु की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, शॉर्टकट रास्ता है, इतना तो हम सही सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम सही जा रहे हैं और जल्दी ही हाईवे के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां से हम अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाएंगे। कुछ देर और चलने के बाद अचानक मेरा खलासी रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, जरा ट्रक को सड़क के किनारे रोक लो। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, क्या हुआ रघु, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, मुझे बहुत जोरों से टॉयलेट आया है, ट्रक को रोक लो, मैं टॉयलेट करके आता हूं। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, इस रास्ते पर इस वक्त रुकना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा कंट्रोल करो। जैसे ही हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो ज्यादा सुनसान न हो, वहां मैं ट्रक रोक लूंगा, तुम वहां चले जाना। मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, काफी समय से मैंने टॉयलेट को रोक कर रखा है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आप ट्रक रोक लो, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी जाऊंगा और आ जाऊंगा। और उस्ताद, मुझे थोड़ा हल्का भी होना है, मैंने ढाबे पर कुछ ज्यादा ही खा लिया था, जिसकी वजह से मेरा पेट भी खराब हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं मान जाता हूं और अपने ट्रक को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर लेता हूं, क्योंकि वैसे भी इस सड़क पर हमें अब तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी। ट्रक को रोकने के बाद मैं अपने खलासी से कहता हूं, जल्दी से आ जाना, वैसे भी इतनी रात को इस रास्ते पर रुकना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, ठीक है उस्ताद, मैं जल्दी आऊंगा। उसके बाद वो ट्रक से उतर जाता है। अब मुझे इतना तो पता था कि रघु 10 मिनट से पहले तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त लगेगा। फिर मैं सोचता हूं, जब तक वो आएगा तब तक मैं अपने घर में फोन कर लेता हूं। उसके बाद मैं अपने घर में फोन करता हूं और उनका हालचाल पूछता हूं। अभी मुझे 1-2 मिनट ही हुए थे कॉल करते हुए कि तभी मेरा खलासी रघु ट्रक में चढ़ जाता है और फिर मुझसे कहता है, उस्ताद, चलो फिर चलते हैं। जैसे ही रघु ट्रक में चढ़ता है, मेरी कॉल कट जाती है। मैं रघु से पूछता हूं, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें टॉयलेट लगा हुआ है, अभी तो तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद, टॉयलेट ही तो करना था, कितना टाइम लगेगा, आप जल्दी चलो, वैसे भी यहां रुकना ठीक नहीं है। उसके बाद मैं दोबारा से अपने घर में कॉल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अपने ट्रक को स्टार्ट कर लेता हूं और फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद हमें एक आदमी सड़क के किनारे नजर आता है और वो अपना हाथ खड़ा करके हमसे लिफ्ट मांगता है। उसको इस तरीके से उस सुनसान सड़क पर इतनी रात को खड़े देख मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं सोचता हूं कि इस वक्त रात को ये आदमी यहाँ क्या कर रहा होगा। उसके बाद मैं अपने खलासी से कहता हूं, रघु, इतनी रात को ये कौन हो सकता है और ये हमसे लिफ्ट भी मांग रहा है? क्या बोलते हो, क्या करें? मेरी बात सुनकर रघु खामोश रहता है। उसे खामोश देखकर मैं उससे कहता हूं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। मेरा ऐसा कहने पर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, मैं अपने ही ख्याल में था, जिसके कारण मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसके बाद मैं उससे कहता हूं, क्या करें, इस आदमी को लिफ्ट दें या नहीं? मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, लिफ्ट दे देते हैं, हो सकता है ये आदमी यहीं किसी गांव का हो और वैसे भी इतनी रात को इसे लिफ्ट न देना ठीक नहीं रहेगा। हमें इसकी मजबूरी को समझना चाहिए। रघु के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि काफी बार पहले भी जब हमसे कोई लिफ्ट मांगता था तो रघु मुझे हमेशा मना कर देता था।
लेकिन आज पहली बार उसको किसी के लिए हामी भरते हुए देखा था। फिर उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, लिफ्ट तो देते हैं, लेकिन अगर ये कोई लुटेरा हुआ तो फिर क्या करेंगे? मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, अगर ये लुटेरा होता तो ये हमारे ट्रक पर किसी तरीके से भी हमला कर सकता था। यूं आसानी से हमसे लिफ्ट नहीं मांगता। रघु की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता था कि वो आदमी हमारे ट्रक में चढ़ जाए। उसके बाद मैं रघु की बात मान लेता हूं और अपने ट्रक को उस आदमी के पास में रोक लेता हूं। अब जैसे ही मैंने अपने ट्रक को उसके सामने की तरफ रोका, वो आदमी मेरी खिड़की के पास आ जाता है और मुझसे कहता है, बाबूजी, यहीं आगे की तरफ मेरा गांव है। अगर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ। उस आदमी की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच की होगी और उसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वो वाकई किसी गांव का ही होगा। उसके बाद वो आदमी ट्रक में चढ़ जाता है और फिर केबिन में आ जाता है। अब मैं फिर से ट्रक को आगे की ओर बढ़ा लेता हूं। उस आदमी के ट्रक में बैठने के बाद मुझे ट्रक के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। मतलब कि ट्रक में काफी ठंड का माहौल हो गया था। हालांकि पहले मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन जब से मैंने उस आदमी को लिफ्ट दी थी, तब से ट्रक के अंदर का तापमान गिरता ही जा रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि वो सर्दी सिर्फ मुझे ही लग रही थी, जबकि वो आदमी और मेरा खलासी रघु बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, जैसे उन पर उस सर्दी का कोई असर ही ना हो। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि हो सकता है मुझे ही कुछ ज्यादा सर्दी लग रही हो और इनको ना लग रही हो। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो सड़क और भी डरावनी होती जा रही थी। अब ट्रक चलाते चलाते मैं उस आदमी से पूछता हूं, भाई साहब, ये सड़क कितनी देर में हाईवे तक पहुंचेगी? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, बाबूजी, अभी आपको 1 घंटा और लगेगा। उसके बाद मैं अपने ट्रक को थोड़ा तेज चलाता हूं ताकि हम जल्दी से इस सड़क से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंच सकें। अभी मैंने अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा बढ़ाया ही था कि तभी मेरे ट्रक को जोर जोर से झटके लगने शुरू हो जाते हैं और फिर मेरा ट्रक अचानक से सड़क के बीचों बीच बंद पड़ जाता है। ट्रक के इस तरह से बंद पड़ जाने से मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मैं काफी कोशिश करता हूं ट्रक को स्टार्ट करने की, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये सब देखकर वो आदमी जो मेरे ट्रक में बैठा हुआ था मुझसे कहता है, क्या हुआ बाबूजी, आपने ट्रक को क्यों रोक लिया? तो मैं उससे कहता हूं, ट्रक को मैंने नहीं रोका, बल्कि ये खुद ही रुक गया है। हो सकता है कोई खराबी आ गई हो। उसके बाद मैं ट्रक से उतर जाता हूं और ट्रक के बोनट को खोलकर देखता हूं कि आखिर क्या हो गया है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी मैं ट्रक का बोनट खोलकर देख ही रहा था कि अचानक से किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है। अब जैसे ही वो हाथ मेरे कंधे पर आता है, मैं थोड़ा डर जाता हूं और एकदम से पीछे की ओर देखता हूं। अब जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो वही आदमी मेरे पीछे खड़ा था जो थोड़ी देर पहले मेरे ट्रक के केबिन में बैठा था। उसको अपने पीछे खड़ा देख मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं, क्योंकि उस आदमी के ट्रक से उतरने की कोई भी आवाज मुझे नहीं आई थी। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो उस आवाज पर जब ये आदमी ट्रक से उतरा था। उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है, बाबूजी, क्या हो गया है, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं उससे कहता हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब कि ट्रक को यूं अचानक क्या हो गया है। उसके बाद मेरा खलासी भी ट्रक से उतर जाता है। फिर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, अब क्या करेंगे? इतनी रात को ट्रक का यूं सड़क पर खराब हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और ये सड़क खतरे से खाली भी नहीं लग रही। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो आदमी मुझसे कहता है, बाबूजी, आपका खलासी बिल्कुल सही कह रहा है। इतनी रात को इस जगह रुकना ठीक नहीं है। आज की रात आप मेरे घर चलिए। मेरा गांव यहां से थोड़ी दूरी पर है। आज आप वहीं आराम कर लेना, सुबह चले जाना। और मेरे गांव में एक मैकेनिक भी है जो सुबह आपके ट्रक को ठीक भी कर लेगा। उसके बाद मैं उससे कहता हूं, इस सुनसान सड़क पर माल से लदे ट्रक को यूं छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा। आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, बाबूजी, रात के वक्त इस सड़क पर कोई नहीं आता। आप चिंता मत करो, आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आ जाना। उसकी बात सुनकर मेरा खलासी मुझसे कहता है, उस्ताद, ये आदमी इतना बोल रहा है तो मान जाओ ना। वैसे भी इस सड़क पर रात गुजारना ठीक नहीं रहेगा, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। और फिर वो ये भी कहता है,
उस्ताद, जान रहेगी तो माल दोबारा भी आ जाएगा। आप मेरी मानो तो आज की रात इस आदमी के घर चले जाते हैं। काफी देर सोचने के बाद मैं मान जाता हूं और फिर हम अपने ट्रक को अच्छे से लॉक करके वहां से उस आदमी के पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन शायद जिस जान को बचाने की मेरा खलासी बात कर रहा था, वो जान अब बहुत जल्दी खतरे में आने वाली थी। उसके बाद हम दोनों उस आदमी के साथ उसके पीछे चलते रहते हैं। अब सड़क में थोड़ा चलने के बाद वो आदमी सड़क से नीचे की ओर एक कच्चे रास्ते पर उतरता है और हम भी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। उसके बाद हम एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वो कच्चा रास्ता जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। जैसे जैसे मैं उस रास्ते की ओर बढ़ रहा था, मुझे काफी बेचैनी हो रही थी। काफी देर चलने के बाद मुझे सामने की तरफ एक गांव नजर आता है। गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में कोई भी रहता नहीं होगा, क्योंकि काफी घर उस गांव में टूटे हुए थे। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें 4 से 5 घर और नजर आते हैं, जिनकी हालत थोड़ी बेहतर थी। लेकिन उन घरों के पास पहुंचते ही मैं देखता हूं कि उन घरों के बाहर काफी लोग खड़े हैं। और जैसे ही हम उन घरों के पास पहुंचते हैं, वो लोग बड़े अजीब तरीके से मुझे देखते हैं। उनका देखना काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहली बार किसी को देखा हो। उन सभी लोगों को देखकर मैं उस आदमी से पूछता हूं, भाई साहब, ये इतने आदमी, वो भी एक साथ यहां क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी मुझसे कहता है, कुछ नहीं बाबूजी, आज हमारे यहां दावत है ना, ये सब तभी आए हैं। उसके बाद वो मुझे एक घर में ले जाता है और फिर हमें एक कमरे में बैठा देता है। फिर वो आदमी मुझसे कहता है, आप यहां आराम करो, मैं अभी आता हूं। उसके बाद मैं और रघु उस कमरे में बैठ जाते हैं। अभी हमें 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि वो आदमी फिर से आता है और हमसे कहता है, बाबूजी चलो पहले खाना खा लो। तो मैं उस आदमी से कहता हूं, नहीं भाई साहब, हमने खाना खा लिया है, बस आप हमारे सोने का इंतजाम कर दो, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी मैं ये बात उस आदमी को कह ही रहा था कि मेरा खलासी उस आदमी से कहता है, भाई साहब, मुझे तो काफी जोरों की भूख लगी हुई है। रघु के मुंह से ये बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगता है और मैं उससे कहता हूं, तुमने तो मेरे साथ उस ढाबे पर खाना खाया था, तो अब तुम्हें दोबारा भूख कैसी लग रही है? तो मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद, खाया था, लेकिन मुझे फिर से काफी ज्यादा भूख लगी है। आप थोड़ा आराम करो, मैं जल्दी खाना खाकर आता हूं। उसके बाद रघु उस आदमी के साथ चला जाता है। अब मैं उस कमरे में अकेला बैठा हुआ था और मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता सता रही थी कि उस सुनसान सड़क पर माल से भरा मेरा ट्रक खड़ा है, बस कोई लुटेरा उस माल को लूट न ले। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि मुझे उस कमरे में काफी गंदी बदबू आने लगी। हालांकि वो बदबू मुझे पहले भी आ रही थी, लेकिन पहले वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब आने लगी थी। शायद उस कमरे में ज्यादा देर बैठने के कारण वो बदबू और तेज हो गई थी। दोस्तों, वो बदबू ऐसी थी जैसे कोई जानवर काफी दिनों से एक ही जगह मरा पड़ा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बदबू आखिर आ कहां से रही है। तभी मेरी नजर कमरे के साथ वाले एक और कमरे पर पड़ी और वो बदबू उसी तरफ से आ रही थी। इसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस कमरे के दरवाजे को खोला और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, डर के मारे मेरी टांगें कांप गईं और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो नजारा अगर कोई भी देख ले तो मेरी तरह थर थर कांप उठे। दोस्तों, जैसे ही मैंने उस कमरे के दरवाजे को खोला, मैं देखता हूं कि उस कमरे में बहुत से कटे हुए सिर लटके हुए थे और पूरे कमरे में कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। कुछ अंग भी दिखाई दे रहे थे जो सड़े हुए लग रहे थे। उस कमरे से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैंने दोनों हाथों से अपनी नाक ढक ली और मुझे एक के बाद एक 2 उल्टियां हो गईं। खुद को संभालते हुए मैंने किसी तरह उस कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि उस कमरे के अंदर सांस लेना असंभव होता जा रहा था। अब मैं सब समझ चुका था कि वो आदमी जिस दावत की बात कर रहा था, वो दावत मुझे और मेरे खलासी को मारकर बनाई जाएगी। डर के कारण मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और अपनी जान कैसे बचाऊं। इसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है अब तक मेरे खलासी रघु को मार दिया गया हो। मुझे उसके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वहां ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली भी नहीं था। अब मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उस गांव से बाहर निकला जाए। उसके बाद मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगता हूं। अभी मैं उस घर के दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था कि तभी मुझे बाहर की तरफ रघु दिखाई दिया।
जो मेरी तरफ उसी घर में आ रहा था। उसे जिंदा देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं और उसे कहता हूं, शुक्र है रघु, तुम जिंदा हो। मेरी बात सुनकर रघु बोला, उस्ताद मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं उससे कहता हूं, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। यहां ज्यादा देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ उस रास्ते की तरफ ले जाने लगा जिससे होकर हम इस गांव में आए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब हम उस घर से भाग रहे थे तब वहां बाहर हमें कोई भी नजर नहीं आया, क्योंकि वो सब उस घर के पीछे खाना खाने में लगे हुए थे और जिस घर में हम थे वो उन टूटे घरों के पास पहला नंबर वाला घर था। अगर हम गांव के बीच वाले किसी घर में होते तो शायद वहां से भाग भी नहीं सकते थे। इसके बाद मैंने अपने खलासी रघु का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते हम उसी जंगल में पहुंच गए जिससे होकर गांव में आए थे, लेकिन तभी अचानक मेरे कदम रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा हो। यह महसूस होते ही मैंने झटके से पीछे देखा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, रघु ने मेरे हाथ को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। उसे ऐसा करते देख मैं घबरा गया और बोला, रघु क्या कर रहा है? जल्दी भाग, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनकर रघु ने जो कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो मुझसे कहता है, मारा तो तुझे वैसे भी जाना है। तूने क्या सोचा कि हम तुझे इतनी आसानी से भागने देंगे? आज तो हम तुझे मारकर दावत मनाएंगे। इतना कहने के बाद रघु का पूरा रूप बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर विकृत होने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ नजर आ रहा था। उसके जिस्म की चमड़ी पूरी तरह से सड़ी हुई थी और शरीर के कई हिस्सों पर चमड़ी के चीथड़े लटक रहे थे। उसके गंदे भद्दे दांत होंठों से बाहर निकले हुए थे और उसके हाथ के नाखून काफी बड़े और भयानक लग रहे थे। उसके बाल भी अब पूरी तरह से सफेद हो गए थे। वो पूरी तरह से नरभक्षी लग रहा था। उसको देखकर पहले तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतना भयानक चेहरा देखकर मेरी रूह कांप जाती है। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके काफी जोर से चीखता हूं और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश का कोई फायदा नहीं रहता। अब मैं उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मेरी बात का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो काफी जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसी उस जंगल में एक अजीब सा और डरावना माहौल बना रही थी। उसके बाद वो अपने हाथ को थोड़ा ढीला करता है। अब जैसे ही वो अपने हाथ को थोड़ा ढीला करता है, मैं काफी तेजी से अपने हाथ को छुड़ाता हूं और वहां से भागने की कोशिश करता हूं। अभी मैं वहां से थोड़ा ही दूर भागा था कि तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों पर रस्सी फेंक दी हो और फिर मैं काफी जोर से जमीन पर गिर जाता हूं। अब गिरने के बाद जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूं, मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। वही नरभक्षी जो मेरे खलासी रघु का रूप लेकर आया था, वही मुझे दिखता है और उसके साथ एक आदमी और होता है और ये आदमी वही होता है जिसके साथ मैं उसके घर गया था। उसका भी रूप पूरी तरह से बदल चुका था और वो भी अब एक प्रेत बन चुका था। उसके बाद वो नरभक्षी मेरे पैर को पकड़ता है और मुझे घसीटता हुआ उस गांव की तरफ ले जाता है। उसको इस तरह से करता देख मैं काफी जोरों से चीख रहा था और भगवान से कह रहा था, हे भगवान मुझे बचा ले। लेकिन शायद भगवान भी उस वक्त मेरी नहीं सुन रहे थे। अब उस पूरे जंगल में मेरी चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरी नजरों के सामने पूरा मंजर नजर आ रहा था कि कैसे मैंने अपने फायदे के लिए और लालच के लिए इस रास्ते को चुना था और मैं पछता रहा था कि क्यों मैंने उस बूढ़े ड्राइवर की बात नहीं मानी। मैं काफी ज्यादा रो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। खुद को घसीटता देख मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी पीठ की चमड़ी लगभग निकल चुकी थी और मुझे काफी जलन हो रही थी। अब मैं सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। अब काफी देर खुद को घसीटता देख अचानक से मैं रुक जाता हूं। फिर वो नरभक्षी मेरे पैर को छोड़ देता है। पैर को छोड़ने के बाद वो काफी ज्यादा चीखता है और उसके साथ वो आदमी भी, जो अब एक प्रेत बन चुका था। दोनों काफी जोरों से चीखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई तकलीफ हो रही है। अभी मैं उनको ऐसे देख ही रहा था कि मेरे पीछे से मुझे कोई आवाज देता है और मुझसे कहता है, जल्दी वहां से उठ जाओ उस्ताद। वो आवाज सुनकर मैं अपने पीछे की ओर देखता हूं और जैसे ही मैं पीछे की ओर मुड़ता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा खलासी रघु खड़ा है और उसके हाथ में एक माला होती है। उसने उस माला को उन प्रेतों की तरफ किया हुआ था
जिसकी वजह से उन दोनों प्रेतों को काफी तकलीफ हो रही थी। उसके बाद रघु मुझसे कहता है, जल्दी से उस्ताद मेरे पीछे आ जाओ। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके वहां से पीछे की ओर आ जाता हूं और फिर मैं रघु के पीछे आ जाता हूं। अभी मैं रघु के पीछे आया ही था कि मैं देखता हूं मेरे पीछे एक और आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखकर मैं अपने खलासी से कहता हूं, रघु, हमारे पीछे एक आदमी और खड़ा है। हालांकि वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह लग रहा था। मेरी बात को सुनकर रघु मुझसे कहता है, डरो मत उस्ताद, ये आदमी हमारी मदद के लिए आया है। उसके बाद वो आदमी मेरे पास आता है और मुझे एक माला देता है और फिर मुझसे कहता है, जब तक ये माला तुम्हारे पास होगी ये प्रेत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो आदमी मेरे खलासी और मुझसे, हम दोनों से कहता है, तुम दोनों यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, इनको मैं रोकता हूं। उसको ऐसा बोलता देख मेरा खलासी उस आदमी से कहता है, भाई साहब आप भी हमारे साथ चलो। तो वो आदमी रघु से कहता है, मैं आ जाऊंगा, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके भागो। और वो ये भी कहता है, एक बात याद रखना, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो फिर मैं भी तुम्हें इन प्रेतों से बचा नहीं पाऊंगा। और ये भी कहता है कि ये प्रेत काफी कोशिश करेंगे तुम्हें डराने की ताकि तुम पीछे की ओर देखो, लेकिन गलती से भी पीछे मत देखना। उसके बाद हम दोनों काफी तेजी से वहां से भागते हैं। भागते भागते हमें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमारे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन हम पीछे की तरफ नहीं देखते क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने पीछे देखा तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। अब कुछ देर भागने के बाद हम सड़क पर पहुंच जाते हैं। सड़क पर पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे ट्रक के पीछे एक और ट्रक लगा हुआ है। उस ट्रक को देखकर मैं रघु से पूछता हूं, ये ट्रक किसका है? तो रघु मुझसे कहता है, पहले आप अपने ट्रक में तो बैठ जाओ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूं। उसके बाद हम दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं और फिर मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं और मेरा ट्रक स्टार्ट भी हो जाता है। उसके बाद हम काफी तेजी से उस सड़क पर आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब मैं रघु से कहता हूं, अब बताओगे भी कि वो ट्रक किसका है? और तुम तो मेरे साथ उस आदमी के घर तक आए थे, उसके बाद तुम कहां चले गए थे? मेरी बात सुनकर रघु मुझसे कहता है, क्या बात कर रहे हो उस्ताद, आपने तो मुझे इस सुनसान सड़क पर अकेला ही छोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूं। उसके बाद वो मुझसे कहता है, उस्ताद, टॉयलेट करने में मुझे थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया था और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूं। हालांकि मैंने ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज भी सुनी थी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा आप जा चुके थे। मैंने आपको काफी जोर से आवाज भी मारी थी, लेकिन शायद आपने सुनी नहीं। उसके बाद मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर खड़ा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। अब काफी देर एक ही जगह खड़े रहने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूं। तभी अचानक से मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई देती है और मैं देखता हूं कि वो एक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी होती है। उसके बाद मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर उस ट्रक वाले को लिफ्ट मांगता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि अगर ये ट्रक नहीं रुका तो फिर मुझे पूरी रात इसी सड़क पर गुजारनी पड़ेगी और इस सड़क पर रात गुजारना खतरे से खाली नहीं था। उसके बाद वो ट्रक वाला अपने ट्रक को रोक लेता है और मुझसे कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं उसको सारी बात बता देता हूँ और उससे कहता हूँ कि मेरे उस्ताद मुझे यहीं छोड़कर चले गए हैं। फिर मैं उसके साथ उसके ट्रक में बैठ जाता हूँ। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है, तुम्हारे उस्ताद तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि जरूर वो किसी छलावे के जाल में फंसे हुए होंगे। और वो ट्रक ड्राइवर मुझसे यह भी कहता है, इस रास्ते पर काफी बार लोग इन छलावों के शिकार भी हो जाते हैं। उसके बाद मैं काफी ज्यादा दुखी हो जाता हूं और मैं सोचता हूं कि शायद आप भी किसी छलावे का शिकार हो गए हों। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे अपना ट्रक नजर आता है, जो कि आपने सड़क के बीचों बीच लगाया था। उसके बाद मैं और वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतर जाते हैं। फिर मैं अपने ट्रक को अच्छे से देखता हूं, लेकिन मुझे आप उसमें नजर नहीं आते। अब काफी देर वहां रुकने के बाद हमें जंगल की तरफ से किसी की चीखें सुनाई देती हैं और वो चीखें आपकी थीं उस्ताद। उसके बाद मैं उस ट्रक ड्राइवर से कहता हूं, ये चीखें मेरे उस्ताद की हैं। उसके बाद हम दोनों काफी तेजी से आप तक पहुंचते हैं और फिर आप हमें उस हालत में मिले थे। लेकिन आप तक पहुंचने से पहले उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे ये माला दी थी और कहा था, इसे अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे साथ है ये प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस्ताद,
उन प्रेतों को देखकर अभी तक मेरी हालत खराब है और अभी भी मेरी टांगें कांप रही हैं। उसके बाद मैं भी रघु को अपने बारे में सब कुछ बताता हूं कि कैसे वो छलावा तुम्हारा रूप लेकर ट्रक में आया था और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब ट्रक तो मैं चला रहा था, लेकिन मुझे पीठ में काफी जलन हो रही थी और मेरी पीठ से खून भी बह रहा था। मुझे उस हालत में देखकर रघु मुझसे कहता है, उस्ताद आप साइड हो जाओ, ट्रक मैं चलाता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे खलासी को भी ट्रक चलाना आता था और वो काफी बार लंबे सफर में मेरी मदद करता है ट्रक चलाने में। उसके बाद चलते हुए ट्रक में ही हम अदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम ट्रक को रोकें और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमें इस बात का पता था कि अगर हमने ट्रक को रोक लिया तो फिर से किसी छलावे का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद रघु ट्रक चलाता है और काफी देर ट्रक चलाने के बाद हमें एक मंदिर दिखाई देता है और मंदिर के साथ में ही हमें एक दूसरा गांव भी दिखाई देता है। उसके बाद हम अपना ट्रक मंदिर के सामने रोकते हैं और जल्दी से मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वो मंदिर हनुमान जी का होता है। मंदिर के अंदर जाते ही मैं मंदिर की घंटी बजाता हूँ। घंटी की आवाज सुनकर मंदिर के बगल में एक छोटा सा कमरा होता है और उसमें से एक आदमी उठकर हमारे पास आता है। हम दोनों को देखकर वो आदमी हमसे कहता है, आप लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, पहले आप बताइए कि आप कौन हो। तो वो आदमी मुझसे कहता है, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। उसके बाद वो हमसे कहते हैं, अब आप ये बताओ कि आप दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी की बात सुनकर मैं उनसे कहता हूँ, पंडित जी मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये मेरा खलासी है। हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके बाद वो पंडित जी मुझसे पूछते हैं, कैसी मुसीबत? तो मैं उन पंडित जी को अपनी पूरी आपबीती सुनाता हूँ और फिर मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने हमारी जान बचाई। हमारी बातों को वो पंडित जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद पंडित जी हमसे कहते हैं, सबसे पहले तुम मंदिर में जाकर माथा टेको और हनुमान जी को प्रणाम करो। हमने उनके कहने पर वैसा ही किया। उसके बाद हम फिर से मंदिर के बाहर आ जाते हैं जहां वो पंडित जी खड़े थे। अब जैसे ही हम पंडित जी के पास आते हैं तभी मेरा खलासी उन पंडित जी से कहता है, पंडित जी मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही। तो पंडित जी उससे पूछते हैं, कौन सी बात? मेरा खलासी रघु उनसे कहता है, जिस ट्रक ड्राइवर ने हमारी जान बचाई थी वो अब तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? कहीं उन प्रेतों ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? मेरे खलासी की बात सुनकर पंडित जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर हमसे कहते हैं, वो प्रेत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस ट्रक ड्राइवर की तुम बात कर रहे हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि हनुमान जी द्वारा भेजी हुई कोई दिव्य शक्ति थी जिसने तुम्हारी उन प्रेतों से रक्षा की है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम दोनों बच गए। फिर वो हमसे ये भी कहते हैं, रात के समय इस सड़क पर कोई नहीं चलता और जिस गांव में तुम गए थे वो गांव पूरी तरह से उन प्रेतों के कब्जे में है। फिर वो हमसे कहते हैं, कई साल पहले उस गांव में एक महामारी फैली थी जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मौत होने लगी। कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए थे और जो लोग वहां रह गए थे उनकी सभी की मौत हो गई थी। फिर वो गांव पूरी तरह से सुनसान हो गया। तड़प तड़प कर मरने की वजह से उन लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई और वो प्रेत बनकर आज भी वहां भटक रहे हैं। उन प्रेतों का आतंक हमारे इस गांव तक भी पहुंच गया था। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया और जब से ये मंदिर बना है तब से वो प्रेत आत्माएं हमारे गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई हैं। हमारे गांव पर हनुमान जी की कृपा है। मंदिर बनने के बाद हम सब सही सलामत हैं और तुम्हारी रक्षा भी हनुमान जी ने ही की है। वरना तुम खुद ही सोचो, इस सुनसान सड़क पर कौन सा ट्रक वाला तुम्हारी मदद के लिए आएगा? फिर वो ये भी कहते हैं, तुमने सबसे बड़ी गलती ये की कि तुमने इस सड़क के बाहर बोर्ड पर लिखी चेतावनी को नहीं पढ़ा। फिर वो ये भी कहते हैं, तुम्हारी तरह बहुत से लोगों की जान बचाई है उस दिव्य शक्ति ने, कभी ट्रक ड्राइवर बनकर तो कभी किसी और रूप में आकर। पंडित जी की बात सुनकर हम फिर से हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम पूरी रात उसी मंदिर में बिताते हैं और सुबह होते ही वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम दोनों ही कसम खाते हैं कि अब कभी भी रात के समय किसी शॉर्टकट के लालच में नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं उन दोस्तों की ओर जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके अपना प्यार और समर्थन दिया। तो चलिए सबसे पहले उनका नाम लेते हैं
पहले हैं जयदीप हरियाणा से, डेनी है मुंबई महाराष्ट्र से, आयत जान है कश्मीर से, रविंद्र हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, प्रसेनजीत रॉय हैं रायगंज पश्चिम बंगाल से, एम.एस. शिरीषकर हैं मायूर मुंबई से, शरजील हैं पाकिस्तान से, मिहिन पायांग हैं अरुणाचल प्रदेश से, सोनी हैं लुधियाना से, शिवांगी त्रिपाठी हैं हरिद्वार से, सरस हैं जम्मू से, इंद्रपाल सिंह हैं पाली उत्तर प्रदेश से, अफसर हुसैन हैं असम से, अशफाक हैं भदोही उत्तर प्रदेश से, दिनेश हैं मझर्राट से, कमलेश हैं मध्य प्रदेश से, लव कुमार हैं जम्मू से, राजकुमार हैं गुजरात से, अरूज हैं लाहौर पाकिस्तान से, पवन